तो जैसे कि इसका नाम है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, तो इसके नाम से आपको पता लग जाएगा कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट क्या है। जनरली क्या होता है कि जैसे हम ट्रायक्सियल शियर टेस्ट की बात करते हैं, ट्रायक्सियल शियर टेस्ट की अगर जो मैं बात करूँ, बस इसके बात नहीं करूँगा मैं ट्रायक्सियल शियर टेस्ट की बात, ठीक है ना। तो जैसे हम ट्रायक्सियल शियर टेस्ट की बात करते थे तो देयर वर द 2 स्टेजेस। पहला स्टेज क्या था बताओ मुझे, पहला स्टेज क्या था? जब हम किसी सॉइल सैंपल को लेते थे ट्रायक्सियल शियर टेस्ट में, और इसके इर्द गिर्द क्या करते थे हम, रबर मेम्ब्रेन लगा देते थे, राइट। रबर मेम्ब्रेन लगा देते थे, फिर क्या करते थे हम, इसको हम एक सेल में डालते थे, और सेल में डालने के बाद क्या करते थे, एक सेल में डालते थे इस तरह से, और हम विद द हेल्प ऑफ द वाटर और पास्कल लॉ की मदद से हम यहाँ पे क्या करते थे, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते थे। याद आया कुछ? सिग्मा 3 लगाते थे। अब ड्यू टू दिस सिग्मा 3 जनरली होता क्या था कि कन्फाइनिंग प्रेशर जो है ऑल राउंड इस पूरे सैंपल में लगता था, बिकॉज ऑफ दिस रबर मेम्ब्रेन पानी, बाहर का पानी अंदर नहीं जाता था और अंदर का पानी बाहर नहीं जाता था। उसके लिए और वेल्व्स लगे होते थे जिसके कारण जो है हमारा पानी जो है वो बाहर जाता था। इतनी चीज तो क्लियर है, 2 वेल्व्स लगते थे, उनसे हम बाहर निकालते थे पानी। लेकिन जब वो जब होता था तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कन्फाइंड, कन्फाइंड बोलते थे ना उस चीज को। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है क्वेश्चन में, अनकन्फाइंड, यानी यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा, जो भी हमारा स्टेज 1 में होता था ना वो नहीं होगा। मतलब स्टेज 1 में क्या होता था हमारे, हम बोलते थे कि स्टेज 1 में हम कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे, और कन्फाइनिंग प्रेशर में कन्फाइनिंग प्रेशर क्यों लगाते थे, क्योंकि हमारे को पता था कि जो सॉइल है वो हिस्टोरिकल टाइम से क्या है, एक प्रेशर को झेल रही है, ठीक है ना। उस प्रेशर को जो है वो ऑटोमेटिकली झेल रही है, तो उसी को हम रेप्लिकेट करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए फील्ड की कंडीशन को हम क्या करते थे, हम सिग्मा 3 लगाते थे। लेकिन यहाँ पे बात ही किसकी हो रही है, यहाँ पे बात उस चीज की हो रही है जहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर जो है वहां पे नहीं है। अगर कन्फाइनिंग प्रेशर यहाँ पे है ही नहीं तो जो सिग्मा 3 है वो क्या होगा, वहां पे सिग्मा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट वो टेस्ट है, वो एक तरह का क्या है, ये ट्रायक्सियल शियर टेस्ट का एक स्पेशल टेस्ट है, स्पेशल केस है, जहाँ पे जो कन्फाइनिंग प्रेशर है, यानी कन्फाइनिंग जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, यानी सिग्मा 3 जो है उस केस में बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही सिग्मा 3 हमारा 0 हो गया तो बताओ मुझे रबर मेम्ब्रेन की जरूरत है अब हमें। ये हमारा आगे जो सॉइल सैंपल है, लेट अस से कि सॉइल सैंपल है, और बाहर हम क्या लगाते थे, एक रबर मेम्ब्रेन लगाते थे। तो क्या आप उसकी जरूरत है रबर मेम्ब्रेन की? डेफिनेटली नॉट। अब जो ये रबर मेम्ब्रेन आपने लगाया था उसको आप क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, ये जो रबर मेम्ब्रेन था अब इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे तो बताओ मुझे कौन कौन सी सॉइल यहाँ पे रह सकेगी। पहले तो रबर मेम्ब्रेन के कारण क्या होता था कि आप कोई भी सॉइल इसके अंदर डालो, सैचुरेटेड डालो या अनसैचुरेटेड डालो या ड्राई डालो या फिर मैं कोई क्ले डालूं तो वो तो खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सैंड डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सैंड डालता हूँ और वो भी ड्राई सैंड डालता हूँ, तो क्या वो इस तरह से खड़ी रह पाएगी? ऊपर से हम लोड लगाएंगे तो क्या वो ऐसे खड़ी रह पाएगी? डेफिनेटली नॉट, वो डिफॉर्म हो जाएगी और वो कुछ ऐसे करके देखने को मिलेगी मेरे को। तो ये वाला जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट है ना, ये जनरली किस में होगा, किसके लिए सूटेबल है ये उस सॉइल के लिए सूटेबल है जो सैचुरेटेड सॉइल है। और सैचुरेटेड सॉइल में भी कौन सी, सैचुरेटेड जो हमारी सिल्ट होगी, सैचुरेटेड या तो क्या होनी चाहिए, वो सिल्ट होनी चाहिए, या तो फिर वो क्या होनी चाहिए, क्ले होनी चाहिए। वही क्या है यहाँ पे सस्टेन कर सकती है, और यही वही यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो ना ड्राई सैंड यूज होगी और ना क्या होगी हमारी, ना ही कोई सैंड यूज होगी, ना सैंड होगी यूज, ना ही हमारी ड्राई सैंड होगी। तो ये टेस्ट किसके लिए सूटेबल है, इट इज सूटेबल फॉर द सैचुरेटेड सिल्ट और क्ले के लिए। क्लियर हो गया इतना, किसके लिए सूटेबल है, एक चीज तो क्लियर होगी, है ना, राइट। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूसीएस ना, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिबल टेस्ट, तो ये है तो बेसिकली क्या है, ये इट इज द ट्रायक्सियल शियर टेस्ट ही है ये, बट ये क्या है, स्पेशल केस है जहां पे क्या है, कन्फाइनिंग प्रेशर क्या है वहां पे 0 है। इतनी चीज क्लियर होगी। और किसके लिए सूटेबल है ये, इट इज सूटेबल फॉर क्ले एंड द सैचुरेटेड सेल के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, जब मैं सैंपल की बात करता हूं, लेट अस से कि मैंने कोई भी सैचुरेटेड सैंपल ले लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये हमारा सैचुरेटेड सैंपल है। अब इस सैचुरेटेड सैंपल में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को कोई भी सिग्मा 3 नहीं लगाना, यानी स्टेज 1 को मैं कंप्लीटली क्या कर दूंगा, डिस्क्लोज वहां पे हटा दूंगा उसको, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा हमारा, द एक्शियल लोड विल बी देयर ओनली। अच्छा, एक्शियल लोड जो है हमारा, यानी जो एक्शियल लोड है वो क्या होगा, डेविएटर स्ट्रेस लगाएगा हम ऊपर से। तो सिग्मा डी जो है हमने ऊपर से लगा दिया, लेट अस से कि सिग्मा डी हमने ऊपर से लगा दिया, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है कि सिग्मा डी के कारण क्या है, हमारी सॉइल जो है फेल करेगी। ठीक है, हमारी सॉइल जो है क्या करेगी, वहां पे फेल करेगी। अब इतनी चीज तो आपको क्लियर है। अब मुझे बताओ कि जिस स्ट्रेस पे ये फेल करती है वो क्या होती है, वही उसकी शेयर स्ट्रेंथ होती है। ये चीज आपको मैंने पहले ही बताई थी कि जैसे अगर मैं कन्फाइनिंग स्टेज की बात करता हूं या फिर मैं सेकंड स्टेज की बात करता हूं, तो जिस स्ट्रेस पे वो फेल करेगी दैट विल बी नोन एज इट्स शेयर स्ट्रेंथ, राइट। लेकिन यहाँ पे केस कौन सा है, यहाँ पे ऐसा केस है जहां पे कन्फाइनिंग प्रेशर है ही नहीं। तो अनकन्फाइंड प्रेशर, अनकन्फाइंड अगर जो मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो उस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट पर अगर कोई सॉइल फेल कर रही है तो वही क्या हो जाएगी उसकी, दैट विल बी द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
होगी कि नहीं, क्योंकि जिस शेयर स्ट्रेंथ पे वो क्या करेगा, जिस शेयर स्ट्रेस पे वो फेल करता है सॉइल, वही उसकी शेयर स्ट्रेंथ होती है। और जिस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट की बात हुई जा रही है, उस बात पे अगर जो मैं बोलूं कि सिग्मा डी में लगा रहा हूं, जहां पे सिग्मा 3 जो है 0 है, तो वो पूरे केस में जो शेयर स्ट्रेंथ आएगी वो कौन सी आएगी, दैट विल बी अनकन्फाइंड। क्यों? क्योंकि सिग्मा 3 0 है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव शेयर स्ट्रेंथ दैट विल बी द इट्स अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कि नहीं, उसकी शेयर स्ट्रेंथ नहीं लिखनी हो तो स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वही क्या हो जाएगी, यूसीएस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? मैंने क्या बोला कि जब जिस शेयर स्ट्रेस पर सॉइल फेल करती है, दैट इज बीइंग नोन एज शेयर स्ट्रेंथ, राइट। टेस्ट अभी किसका हो रहा है, अनकन्फाइंड का हो रहा है, तो जिस अनकन्फाइंड प्रेशर पे वो फेल हो रही होगी वही तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। तब हम क्या बोल सकते हैं कि जिस सिग्मा डी एफ की बात हम कर रहे हैं, यानी जिस डेविएटर स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, द डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर यानी सिग्मा डी एफ की अगर जब मैं बात करूं, यानी वो शेयर स्ट्रेस जिस पे सॉइल फेल कर रही है, यानी वो डेविएटर स्ट्रेस जिस पे सॉइल फेल कर रही है, इज बीइंग नोन एज, इज कॉल्ड एज, आपको बात समझ में आई ना जो भी मैंने बताया कि जिस शेयर स्ट्रेंथ पे सॉइल फेल करती है वही शेयर स्ट्रेंथ होती है। टेस्ट में अनकन्फाइंड का कर रहा हूं तो जो मेरे पास स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आएगी, वो भी अनकन्फाइंड आएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे, एक डेविएटर स्ट्रेस पे सॉइल फेल कर रही है, जहां से भी वो वीक होगी, जिस भी सेक्शन से वीक होगी। देखो सबसे पहली बात, हम ही नहीं जानते कि कहां से वीक होगी, कहां से फेल होगी, जहां से भी वीक होगी, जहां से भी वो फेल करेगी, दैट इज बीइंग नोन एज, उस टाइम पे जो उसकी स्ट्रेंथ आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वही टाइम पे हमारे पास यूसीएस होगी। तो अगर जो मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी करना है तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं कि यूसीएस है, तो चलो यूसीएस से लिखते हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्शन लोड क्या हो रहा है, एक तरह से क्या है, वो टेंसाइल है क्या, वो कंप्रेसिव ही है, दैट इज व्हाई आई कैन यूज कंप्रेसिव ओवर हियर। अनकन्फाइंड क्यों बोला, क्योंकि सिग्मा 3 की वैल्यू 0 है। तो यूसीएस जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ द फेलियर, लिख सकता हूं कि नहीं। और सिग्मा डी को कैसे लिख सकता हूं मैं, आई नो कि सिग्मा डी को हम किस तरह से लिखते हैं पहले से, कि सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3, राइट, एट द टाइम ऑफ द फेलियर। अब बताओ मुझे यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं है, सही है सब कुछ, पर जो सिग्मा 3 है वो क्या है यहाँ पे, दैट्स वैल्यू इज 0। तो अगर जो उसकी वैल्यू 0 है तो जो सिग्मा डी एफ होगा वही क्या हो जाएगा, हमारे पास सिग्मा 1 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द सेम प्रेशर डिवाइडेड बाय द एरिया, राइट, प्रेशर डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया भी कौन सा, एट द टाइम ऑफ फेलियर, यस, वेरी गुड। सो आई कैन राइट की P अपॉन AF। अगर हमें को एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेलियर क्रॉस सेक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये चीज तो आपने सीसीसी में भी पढ़ी थी, सीसीएस में भी पढ़ी थी। यानी क्या था सीसीएस, बताओ, जो हमारी कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जब हम बात करते हैं किसके, स्टेज नंबर 2 की बात करते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीसीएस, तो उस केस में सीसीएस किसके बराबर होता है, वो सिग्मा डी एफ के बराबर होता है, यानी डेविएटर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ द फेलियर होता है, और वो किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर था, यहाँ पे अनकन्फाइंड है। अगर वो अनकन्फाइंड है तो सिग्मा 3 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि सिग्मा 3 को हम 0 लेते हैं, देन प्रेशर अपॉन द एरिया डिवाइडेड बाय द जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। और एएफ को अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है तो यू नो वेरी वेल कि द एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है बेसिकली, आई कैन राइट एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द लेंथ। ठीक है, कौन से केस में, अगर जब हम फेलियर की बात करें तो शायद ये फेलियर में ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ अ फेलियर, है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो आई कैन राइट वॉल्यूम इन द केस ऑफ कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम था माइनस जो उसमें चेंज आया, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस जो भी चेंज था, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और लेंथ को क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट कि जो इनिशियल लेंथ था उसका माइनस दी चेंज इन द लेंथ, है ना। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे हैं, यूसीएस में। हमने बोला कि इट इज ओनली किसके लिए, ये जो हमारा यूसीएस टेस्ट है ये हमारा सुटेबल है फॉर द सैचुरेटेड सिल्ट या फिर क्ले के लिए बात करें, मेनली कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। कोहेसिव सॉइल के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो यूसीएस टेस्ट है ना, उस मशीन में जो यूसीएस मशीन है, अगर मैं उस मशीन में क्या करूंगा, अगर मैं उस मशीन में एक सॉइल सैंपल रखूंगा, ठीक है, लेट अस से कि एक जगह मैंने अगर जो ड्राई सैंड रखी है, तो पहली बात तो ये बताओ कि भाई ड्राई सैंड को मैं ऐसे खड़ा कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर हाँ ऐसा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रबर मेम्ब्रेन भी था, है ना। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे एक रबर मेम्ब्रेन था, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज ड्राई सैंड को लेटरल सपोर्ट लगता है। अगर ड्राई सैंड को लेटरल सपोर्ट नहीं लगेगा तब हम इसको हटा सकते हैं, यानी हम रबर को वहां से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पर इन जनरल मैंने बोला कि जब मैं यूसीएस टेस्ट करता हूं ना, तो मैं रबर मेम्ब्रेन को हटा देता हूं, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। रबर मेम्ब्रेन को मैं हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे अनकन्फाइंड की बात करनी है, यानी साइड से लगने वाला जो सिग्मा 3 है वो यूसीएस टेस्ट में 0 है। तो मैं ड्राई सैंड को तो यूसीएस मशीन में मैं रख ही नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ किसको रख सकता हूं, क्ले को रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं मैं क्ले को, बिकॉज अगर मैं क्ले को यहां पे रखूंगा ना, तो या एक चीज तो मुझे पता है कि यार क्ले जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण खड़ी रहेगी यहां पे, बिकॉज क्ले के अंदर क्या होता है, कोहेजन होता है, कोहेजन होता है।
इस कोहेजन के कारण क्या होगा, हमारी कोई भी सॉइल होगी, कोई भी क्ले होगी, अब उसके अंदर कोई ना कोई कोहेजन रहेगा, उस कोहेजन के कारण ही क्या है वो खड़ी रह सकती है, अदरवाइज तो वो खड़ी नहीं रहेगी। और मुझे क्या करना है, बस यूसीएस टेस्ट लेना है, मशीन में मुझे ये क्ले रखनी है और ऊपर से मुझे एक्सेल लोड लगाना है, ना मुझे झंझट करने की जरूरत है कि मुझे रबर मेम्ब्रेन लगाओ, फिर मुझे पानी से सिग्मा 3 लगाओ, क्योंकि सिग्मा 3 तो हमारा लगना ही नहीं है वहां पे। तो पहली बात तो हमने बात की थी सीसीएस में, किसकी बात की थी हमने, सैंड की बात की थी। तो जब हमने सैंड की बात की थी तो हमने वहां पे बोला था कि यार अगर जब मैं डेंस सैंड को देखता हूं ना, तो डेंस सैंड का वॉल्यूम क्या कर जाता है, एक तो पहली बात तो डेंस सैंड को जब मैं शेयर करूंगा ना तो उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट्स वाई मैंने वहां पे क्या लिखा था, प्लस माइनस लिखा था। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके देखो एक बार, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया था, लेकिन यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं होता कि क्ले में अगर आप ऊपर से स्ट्रेस लगा रहे हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो जैसे ही आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस आई नहीं लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। एक चीज तो यहां से क्लियर होगी। दूसरा आपको ये पता लगे कि यूसीएस टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इजी टेस्ट भी है। क्यों है वो इजी टेस्ट, बिकॉज उसमें सिग्मा 3 वाले और जो ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट में मुझे झंझट करना था वो नहीं होगा मुझे, ठीक है ना। तो यूसीएस टेस्ट में सबसे पहली बात कि प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ वॉल्यूम में डिक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा। और यहां से अगर मैं बाहर में निकाल लूं वी नॉट को बाहर निकाल लूं और नीचे से क्या कर दूं मैं एल नॉट को बाहर निकाल लूं, तो ये क्या हो जाएगा, एल नॉट को अगर मैं बाहर निकालूं यहाँ पे, सो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस दिस डिवाइडेड बाय इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अपॉन इनिशियल, राइट। अब ये तो क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और ये क्या हो गया, एक्सियल स्ट्रेन, है ना, एक्सियल स्ट्रेन। तो एक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, एक तो एक्सियल स्ट्रेन आ गया। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन फॉर द एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर क्या होगा, सेम सिमिलर जैसे सीसीएस में होता है ना। जैसे हमारा सीसीएस में होता था, सीसीएस में क्या होता था कि अगर मैं एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर देखता था, वो क्या होता था, दैट इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस माइनस ई वी होता था, डिवाइडेड बाय क्या होता था, 1 माइनस ई एल होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूसीएस में, इन दोनों को मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज बच्चों को ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर विल बी इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस समीशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एल, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे मैंने सीसीएस में बोला था कि सीसीएस में क्या होगा, अगर वॉल्यूम जो अगर केस का है क्या हमारा, अगर केस हमारा अनड्रेन का है, अनड्रेन का, ठीक है, या फिर अनड्रेन का केस है, तो अनड्रेन के केस में क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज इन द वॉल्यूम जो है वो जीरो है। क्यों, क्योंकि पानी को बाहर निकलने नहीं दिया ना, तो पानी अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, नहीं होगा कम इसका। तो वॉल्यूम अगर जिसका कम नहीं हो रहा है, इसके जो आपका वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर चेंज इन द वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो जीरो हो जाएगा। क्यों, बिकॉज चेंज इन द वॉल्यूम क्या है, जीरो है। तो सिमिलरली इसमें भी सेम चीज आती है, इसमें भी सेम चीज आती है, दैट इज ए एफ विल बी इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एल, और इसका भी क्या होगा, ए एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 माइनस ई एल, ठीक है, क्लियर हो गया दोनों चीजें किस तरह से की। अच्छा, यू नो वेरी वेल कि यूसीएस टेस्ट में क्या सिग्मा 3 जीरो है। तो अगर जब मैं मोहर सर्कल बनाने को बोलूँ आपको, तो आप बना सकते हो इजीली। आप क्या बोलोगे, सर मोहर सर्कल बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ये लो, ठीक है, मोहर सर्कल बनाना है। तो ये हमने मोहर सर्कल बना दिया, और हमारे को एक चीज पता है कि सिग्मा 3 जो है वो जीरो है। तो बताओ मुझे सिग्मा 3 की वैल्यू कहां से शुरू होगी, हमेशा ओरिजिन से शुरू होगी, ओरिजिन से शुरू होगी। और केस कौन सा है, केस है हमारा क्ले का। क्ले का अगर केस है तो बताओ क्ले में जो स्ट्रेंथ आती है वो क्यों आती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो शॉर्ट टर्म में अगर जब मैं लोडिंग कर रहा हूं, तो जो हमारा केस होगा वो कौन सा केस होगा, वो अनड्रेन का केस होगा। पहली बात तो अगर वो अनड्रेन का केस है, अगर सारा का सारा स्ट्रेस कौन ले रहा है, पानी ले रहा है, तो सारा स्ट्रेस अगर जब पानी ले रहा है तो क्या उसमें कोई फ्रिक्शन होगी, तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन ओवर देयर। तो अगर जो नो फ्रिक्शन नो स्लाइडिंग अगर ये केस है, तो सारा का सारा स्ट्रेंथ किसकी वजह से आया, सारा का सारा स्ट्रेंथ इन द शॉर्ट टर्म विल बी बिकॉज ऑफ द कोहेजन। बिल्कुल सही। और कोहेजन के लिए अगर मैं करूंगा तो मुझे जो मोहर सर्कल मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट रिपीटेड नंबर ऑफ मोहर सर्कल मिलेगा मुझे। क्यों, बिकॉज जो टर्म एक्स है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 बाय 2, ठीक है, इतनी चीज तो आपको पता है। टर्म एक्स ये होता है, अगर सिग्मा 3 जीरो है तो सिग्मा 1 बाय 2 हो जाएगा, सिग्मा 1 बाय 2 हो जाएगा टर्म एक्स, है ना। और टाउ किसकी वजह से आ रहा है, टाउ जो आ रहा है बिकॉज ऑफ दी सी की वजह से आ रहा है, कोहेजन की वजह से आ रहा है। तो प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रही। अगर जब मैं सेम सॉइल सैंपल ले रहा हूं तो सेम सॉइल सैंपल में कोहेजन तो चेंज नहीं हो रहा है, कोहेजन चेंज नहीं हो रहा है, चाहे मैं जितना लोड लगाऊं ऊपर से, तो कोहेजन सेम रहेगा। दैट इज वाई जो हमारा यहाँ पे मोहर सर्कल भी बनता है वो भी क्या रहता है, सेम ही रहता है, और वो रिपीट होता रहता है बार बार। दैट इज वाई यहाँ पे जो बनने वाला मोहर सर्कल होता है ना हमारा, यहाँ पे जो हमारा मोहर सर्कल बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे सिग्मा 3 जो है जीरो है, तो हम इसको ऑरिजिन से शुरू करेंगे, और सिग्मा डी यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा डी के बराबर है, ठीक है। तो एक ही मोहर सर्कल बनेगा, पहली बात तो। दूसरा, अगर अनड्रेन का केस है और फ्रिक्शन जो है वहां पे नहीं है, स्लाइडिंग वहां पे नहीं है, तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो किसकी वजह से आएगी, बिकॉज ऑफ दी किसकी वजह से, कोहेजन की वजह से आएगी। तो कोहेजन की वजह से आएगी, तो अगर जब मैं दोबारा से भी सिग्मा 1 को इंक्रीज करूंगा तो दोबारा से यही रिपीट होता रहेगा, यही रिपीट होता रहेगा। और केस कौन सा है हमारा, अगर हमारा केस है अनड्रेन का, तो यहाँ पे अब मुझे मोहर फेलियर एनवेलप बनाना है, तो यू नो वेरी वेल कि मुझे बहुत सारे सर्कल बनाने पड़ते हैं, फिर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ये चीज मैंने आपको बताई है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, वो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। यस, वेरी गुड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, और वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या है, बेसिकली दिस इज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं यहाँ पे,
तो ये जो है हमारा क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और जो वाई एक्सिस का कट होगा वो क्या होगा, कोहेजन होगा। यस, और इसीलिए बोलता हूं कि यूसीएस टेस्ट में क्या बनता है, सिर्फ एक ही हमारा क्या बनता है, एक ही मोहर सर्कल बनता है, और दैट इज बीइंग नोन एज अ यूनिक मोहर सर्कल और यूनिक मोहर फेलियर एनवलप। तो यहाँ पे जो हमारे पास फेलियर एनवलप आता है वो यूनिक आता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि एक सर्कल के इनफाइनाइट क्या बन सकते हैं, टेंजेंट बन सकते हैं, लेकिन ये केस ही क्या है हमारा, ये केस है हमारा, किसका केस है ये हमारा, ये केस है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, राइट। और अगर केस हमारा क्या है, इफ द केस इज, केस क्या है हमारा, दैट इज द अनड्रेन्ड, अगर जो हमारा केस कौन सा है, अनड्रेन्ड, अनड्रेन्ड केस है हमारा, तो अनड्रेन्ड केस में क्या मिलेगा मेरे को, अनड्रेन्ड क्यों बोला हमने, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्ले, ठीक है, शॉर्ट टर्म में बात कर रहे हैं, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर जो मैं बात कर रहा हूँ किसमें, शॉर्ट टर्म में, सेकंड राइट, कि अगर जो मैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द केस ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ, अनड्रेन की बात कर रहा हूँ, तो अनड्रेन के टाइम पे जो हमारे को शेयर स्ट्रेंथ मिलेगी, अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ जो मिलेगी वो क्या होगी, अगर मैं उसको सीयू से रिप्रेजेंट करूं तो कोई प्रॉब्लम, तो उसको सीयू से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, सो आई कैन से कि इस केस में जो मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सीयू, राइट। और वाई एक्सिस अगर क्या था, फाइव था, तो फाइव यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, राइट। और हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइव, अगर ये सी यू है और ये भी सी यू है, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अनड्रेन है ना, तो यू यू से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे आई कैन राइट, मुझे एक यूनिक मोहर फेलियर एनवलप जो है वो मिलेगा। ठीक है, लगभग एक सैंपल में इस तरह से समझो ना, कोई भी अगर जो क्ले होगी, आप क्ले को उठाओगे, इस सैंपल से आप अगर जो दो टेस्ट करोगे, ठीक है, दो टेस्ट करोगे, तो इनकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो लगभग क्या आएगी, सेम ही आएगी, यानी सेम स्ट्रेंथ पे ही वो, सेम ही शेयर स्ट्रेंथ पे क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस पे क्या करेंगे, वो फॉल करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो उसका सर्कल भी होता है वो भी सेम ही होता है, और जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास जो कोहेजन आती है, कोहेजन की वैल्यू आती है, यानी कंप्रेसिव जो सॉरी अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ आती है वो सीयू आती है। क्लियर हो गया ना, तो सीयू से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये केस है कौन सा, ये शॉर्ट टर्म का केस है, सो आई कैन राइट कि ये केस कौन सा है, ये केस है शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म सॉफ्ट क्ले की अगर मैं बात करूं, सॉफ्ट शॉर्ट टर्म सॉफ्ट क्ले। क्लियर हो गया, अगर शॉर्ट टर्म पे आप लोडिंग करोगे किसी भी क्ले पे, तो क्या होगा, फाउंडेशन तुरंत ही लोड लेगी, और जैसे ही वो तुरंत लोड लेगी तो सॉइल क्या होगी, बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम में सॉइल हमारी अनड्रेन होगी। एक चीज तो हमारे को क्लियर है, ठीक है, अनड्रेन की तरह वो बिहेव करेगी, और जो भी पोर वाटर प्रेशर है सब लोड कौन लेगा, पोर वाटर प्रेशर लेगा, इसलिए सॉइल की जो स्केलेटन्स है, यानी सॉइल के जो भी सॉलिड्स है, उन पे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आया, जिसके कारण जो है शेयर स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इन द केस ऑफ क्या, इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म में। तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या रहती है, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो सीयू ही रहती है। ठीक है ना, अगर ये समझ नहीं आया ना आपको, तो मैंने आपको यूयू टेस्ट कराया होगा, यूयू टेस्ट मैंने कराया था, ठीक है ना, तो अगर जो ये लॉन्ग टर्म होता तो एक चीज तो बात है कि लॉन्ग टर्म में वो अनड्रेन नहीं रहता, वो ड्रेन हो जाता, जिसके कारण बहुत सारे मोर सर्कल बनते और हमारा जो है डिफरेंट ये बनता। लेकिन यूयू टेस्ट में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर मैं यूयू टेस्ट को लेता हूं, तो यूयू टेस्ट में जो फाइव की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, वो जीरो होती है, यानी वहां पे जो फ्रिक्शन एंगल होता है, फ्रिक्शन एंगल होता है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, राइट। और जो शेयर स्ट्रेंथ रहती है यानी टाउ जो रहता है वो किसके बराबर होता है, सीयू के बराबर रहता है, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसका जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता है वो क्या रहता है, ये माइनर प्रिंसिपल तो सिग्मा 3 है। और अगर मैंने बात की किसकी, अगर जो मैंने बात की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की, तो वहां पे सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये चीज तो आपको पता है ना, अदरवाइज सिग्मा 3 की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, है ना। और जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा हमारा जो सिग्मा 1 है किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्यों, बिकॉज सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 था, और अगर जो यूसीएस होगा तो सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड राइट की जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा डी के बराबर हो जाएगा, किसके लिए होता, यूसीएस टेस्ट के लिए। और साथ में हमने एक इक्वेशन की थी, अगर जो मुझे इक्वेशन से उसे सॉल्व करना है तो फॉर अनकन्फाइंड के लिए, अगर जो मुझे इक्वेशन से सॉल्व करना है, अगर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर मुझे इक्वेशन से सॉल्व करना है तो वो क्या हो जाएगा, लेट अस से किसके लिए कर रहा हूं मैं, इफ द केस इज, केस क्या है हमारे पास, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड क्ले, ठीक है ना, और क्या है वो, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड कंडीशन। अगर उस केस में बात करूं तो हम जानते हैं कि यूसीएस किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डी के बराबर, सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ फेलियर। और सिग्मा डी को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ फेलियर। और आप जानते हो कि जो सिग्मा 3 है वो क्या है, जीरो है यहाँ पे, तो आई कैन राइट कि सिग्मा 1 इज दिस। और मेरे को पता है कि जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, सिग्मा 1 जो है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा 3 10 का स्क्वायर 45 प्लस
5/2, ठीक है, प्लस क्या होता है 2c tan 45 प्लस 5/2 होता है। इतनी चीज तुम्हारे को क्लियर है। और जो क्ले है फॉर द सैचुरेटेड क्ले, तो क्ले के केस में जो फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है, ठीक है। लेट अस से अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ फाई की क्या बात कर रहा हूँ, फाई की अगर बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा 0 होगा। और साथ में किसकी बात कर रहा हूँ यूसीएस की बात कर रहा हूँ, तो यूसीएस के लिए जो सिग्मा 3 की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी 0 होगी, और फाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी सिग्मा 1 किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू, ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या बचेगा 2c tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू 2c, है ना। और ये चीज तो हम जानते हैं कि सिग्मा 1 एट द टाइम ऑफ फेलियर इज इक्वल टू द यूसीएस, तो यहाँ पे यूसीएस जो है, यूसीएस वो क्या है सिग्मा 1 एट द टाइम ऑफ फेलियर, तो आई कैन राइट कि सिग्मा 1 किसके बराबर हो जाएगा 2c के बराबर हो जाएगा, यानी यूसीएस जो है वो 2c के बराबर हो जाएगा। और अगर मुझे कोहेजन फाइंड आउट करनी है तो कोहेजन किसके बराबर हो जाएगा, कोहेजन विल बी इक्वल टू यूसीएस बाय 2। क्लियर हो गया। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको डबल स्टार मार्क कर दो, ठीक है ना, ट्रिपल कर दो विषय, बहुत सारे इक्वेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आता है, दैट इज वाई ये क्या इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे केस कौन सा है सी इज इक्वल टू यूसीएस बाय 2 कब होगा बताओ, सारी अजम्पशन जो अभी तक लिखी कि पहली बात तो सैचुरेटेड क्ले के लिए, सैचुरेटेड क्ले के लिए जब मैं बात करूंगा कब, अनड्रेन कंडीशन में, अनड्रेन कंडीशन में, अनड्रेन कंडीशन में, तो हमेशा लिखना चाहिए आपको ये, जहां पे फाई क्या क्या होगा 0 होगा, ठीक है, सिर्फ इसी के लिए ये वैलिड होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी वैलिड, ठीक है ना। यूसीएस कब है जब हम क्ले की बात कर रहे हैं, तो जब क्ले की ही बात करोगे तो फाई वहां पे ऑटोमेटिकली 0 होगा, और जब आप यूसीएस की बात कर रहे हो तो यूसीएस से बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या क्या ध्यान में रखनी है कि यूसीएस में मतलब सिग्मा 3 0, बस ये जो है ना, ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस ये है सारा जिस्ट जो अभी तक मैंने पढ़ाया ना, उसका सारा जिस्ट यही है, और यही आपको ध्यान में रखना है कि सिग्मा 3 0, यूसीएस सी इज इक्वल टू 2, 2c दिस एंड क्ले के लिए अनड्रेन कंडीशन फाई इज इक्वल टू 0। और क्या है कि यूसीएस को ना हम किस तरह से लिखते हैं, यूसीएस को कई बार हम क्या लिखते हैं क्यू, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि यूसीएस इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहां तक क्लैरिटी है सबको। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द, अच्छा मैं आपके लिए नेक्स्ट जो टेस्ट है वो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, पहली बात तो जो वेन शेयर टेस्ट है ना ये दूसरे नंबर पे आया था, पहले नंबर पे कौन आया था, पहले नंबर पे जो है दैट इज द डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है ना। इसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, वेन शेयर टेस्ट के बाद ही इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ना डायरेक्ट शेयर टेस्ट आया था, फिर आया था वेन शेयर टेस्ट, फिर उसके बाद आया था ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट जो अभी तक हम पढ़ रहे थे जो इतना बड़ा था। तो जनरली क्या हुआ कि जब हमारा डायरेक्ट शेयर टेस्ट आया ना, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, कूलम जी ने दिया था, कूलम जी ने दिया था। और जो हमारा वेन शेयर टेस्ट है ये फॉर्मली डेवलप हुआ था 1948 में, 1948 में किसने किया था, ये हमारा एएल हमारा वॉर्ट्सलैव ने किया था, एएल वॉर्ट्सलैव ने सबसे पहले 1948 में इसको डेवलप किया था। और जो वेन शेयर टेस्ट है ना ये बेसिकली क्या है, इसका काम ये है कि आपको बस सॉइल की स्ट्रेंथ पता करनी है, वो हर चीज के लिए, वेन शेयर टेस्ट हो गया चाहे आपका ट्रायक्सियल टेस्ट हो गया, दोनों में क्या है हमारे को सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है, सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है, यानी उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट थे, सबसे पहले तो वेन शेयर टेस्ट का भी यही काम है, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट का भी यही काम है। क्लियर हो गया। और दिया किसने था, एएल वॉर्ट्सलैव ने दिया था, ठीक है ना, एच साइलेंट होता है यहाँ पे। दूसरा जब हम ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट की बात करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले किसके लिए था, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 1910 से लेकर हमारा 1910 से लेकर 11 के बीच में हमारे को किसने दिया था, ये सबसे पहले रॉक के लिए था, मेनली रॉक के लिए क्या था ये सबसे पहले, और वो किसने किया था, हमारे वॉन कार्बन ने। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है ना। ये इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ना इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो टेस्ट आए कहां से, किसने दिए, कौन सा पहले टेस्ट था, तो इन सब में शायद वो आपके साथ थोड़ा सा प्ले कर जाए, तो आपको ये चीज मालूम हो कि वॉन कार्बन ने सबसे पहले 1910 और 11 के बीच में कौन सा टेस्ट दिया था हमारा, दैट टेस्ट इज बीइंग नोन एज अ ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब हमारी सॉइल के लिए हमें शेयर स्ट्रेंथ की फाइंड आउट करनी थी, तो फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ किसका, 1930s में किसका हुआ था, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट का हुआ था। पहले ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट था, लेकिन किसके लिए था वो, पहले सबसे पहले शुरुआत में जो ट्रायक्सियल टेस्ट था वो उसके लिए नहीं था, हमारी सॉइल के लिए नहीं था, वो किसके लिए था, फॉर द रॉक के लिए। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रही कि रॉक के लिए क्या था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ऑथर कैसे ग्रांडे ने हार्वर्ड में जाके फिर पोर वाटर प्रेशर वगैरह उन सबको प्रेशर को समझा, फिर ज्यादा एक्यूरेट सॉइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कौन सा, एक तो कार्ल तरजागी जी ने और कैसे ग्रांडे ने मिलकर क्या बनाया, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट फॉर द सॉइल की, अगर जो मुझे स्ट्रेंथ को पता करना है तो उसके लिए उन्होंने डेवलप किया उसको, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा एक और चीज जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट से मैं रिलेटेड बताना चाहता हूं कि जो ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट है ना उसमें जनरली जो है वो पीपीआर होता है, पीपीआर मींस टू से द प्रिंसिपल ऑफ द प्लेन रोटेशन, और इसमें ना कंट्रोल ड्रेनेज वैसी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है जो कि ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट में पॉसिबल थी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट आया था
ठीक है, किसने किया था 1910 के आसपास, उन्होंने वॉन कार्मन ने किया था। फिर उसके बाद 1930 में ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट आया था, लेकिन वो पहले किसके लिए डेवलप हुआ था, वो रॉक के लिए डेवलप हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कैसेग्रांडे और ऑर्थर कैसेग्रांडे ने, और जो हमारा कार्ल तजागी जी है, यू नो वेरी वेल कि उनको क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, तो उन्होंने मिलके पहले तो उन्होंने पढ़ाई की किसकी, प्रेशराइज्ड उन सब चीजों के लिए पढ़ाई की। फिर उन्होंने जाके डेवलप किया क्या, हमारा ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट, जो आज भी हम इतना पढ़ते हैं और इसको हम बोलते हैं कि वो मेन टॉपिक है किसका, हमारे पूरे चैप्टर का। बस यही चीजें थी जो मुझे बतानी थी कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी बेसिकली तो आपको जो नॉलेज वो आपको कहां से पता चल जाएगी, विकिपीडिया से आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से टेस्ट कहां कहां आए थे। जैसे आपका पता लग जाएगा कि आपका मेंस क्लियर हो चुका है ना, आप बस आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको ये चीजें जो है वो खुद भी डेवलप करनी पड़ेगी कि साथ साथ में आप पढ़ लोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है, दैट इज द वेन शेयर टेस्ट। किसने किया था 1948 के आसपास, यानी 1948 के आसपास क्या था, एएल वॉर्सलॉव ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। तो क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले कौन सा आया था हमारा, सबसे पहले कौन सा आया था हमारा, दैट इज द डायरेक्ट शेयर टेस्ट। फिर उसके बाद क्या आया हमारा, ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट आया। फिर उसके बाद क्या आया हमारा, वेन शेयर टेस्ट आया। ठीक है ना, तो ये 19 कितने में हुआ था, 10 में हुआ था, 1930 में, इसको अप्रोक्सीमेट 1948 में। तो यही हमारा क्या है कि इन्हीं वे में हमारा ये बना था। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर जो ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट जो है वो बना था, फिर उसके बाद हमने बोला कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। ठीक है, मान लिया हमने एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, सॉइल की स्ट्रेंथ को भी अच्छे से बता देता है और उसमें ड्रेनेज भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद डेवलप क्यों हुआ हमारा वेन शेयर टेस्ट। देखो बच्चों, ऐसी बात है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट ना, तो ये जनरली क्या है, बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक तरह का क्या है ये, इट्स अ लेबोरेटरी टेस्ट। और फील्ड पे अगर मेरे पास सॉफ्ट क्ले है, अगर मेरे पास क्या है, सॉफ्ट क्ले है, तो इस सॉफ्ट क्ले के लिए अगर जो मुझे अनड्रेन स्ट्रेंथ पता करनी है ना, अनड्रेन स्ट्रेंथ पता करनी है, अनड्रेन स्ट्रेंथ अगर जो मुझे एक्यूरेटली पता करनी है और साथ में मुझे रैपिडली भी करनी है, मतलब मुझे फास्ट चाहिए रिजल्ट, ऐसे नहीं कि मुझे वेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा था, जो नेक्स्ट हमारे पास तरीका है, दैट इज द वेन शेयर टेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है कि यार हमें ना फील्ड की चीजें जो है स्टिमुलेट करनी है लैब में। ठीक है, करनी है स्टिमुलेट, तो सॉइल कहां से लोगे आप, सॉइल तो फील्ड से ही लोगे। अब उसको ट्रांसपोर्ट करते करते कभी बीच में ट्रांसपोर्टेशन में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमारा जो अनडिस्टर्ब सैंपल था अब वो हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो चुका हो। अच्छा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर क्या होगा यार, हमें अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। हम नहीं चाहते कि जो उसका पानी है वो बाहर निकले बाय किसी भी फोर्स के कारण। ऐसा होता है ना कि जो कोई भी फोर्स लगी तो पानी बाहर निकल जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा फील्ड का जो कंडीशन है उसको हम डिस्टर्ब करें और फिर जाके उसकी स्ट्रेंथ पता चले तो हमको एक्चुअल स्ट्रेंथ तो पता ही लगेंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरा क्या हो गया, जो ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट है, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कॉलेजेस में ये प्रोवाइड भी नहीं होता है। क्यों, बिकॉज इट कॉस्ट वेरी मच, ये इकोनॉमिकली नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है ये, और इसकी बहुत सारी जो इतना महंगा है ये, एक तो ये महंगा है, दूसरा क्या है कि हमारे को सॉफ्ट क्ले के लिए अगर जो अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ पता करनी है तो यार अगर जो मैं फील्ड से लाऊंगा तो वो फिर से खराब हो जाएगी, तो वो भी मैं नहीं चाहता। तो उसलिए डेवलप हुआ क्या हमारा, द वेन शेयर टेस्ट। वेन शेयर टेस्ट का काम क्या है, बेसिकली वो बेसिकली सैचुरेटेड या फिर मुझे अनड्रेन स्ट्रेंथ के बारे में बहुत रैपिडली और अच्छे से, और दूसरा क्या है, पोर्टेबल भी है। हम अगर जो वेन शेयर टेस्ट को ले जाए तो इस तरह से कुछ वेन शेयर टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ पे इसके अंदर स्प्रिंग होती है, आप इस हैंडल को रोटेट करते हो और ड्यू टू द दिस टॉर्क के, ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क के इफेक्ट क्या होगा इसका, द टॉर्शन। तो जैसे इस रॉड में टॉर्शन आएगा उसके कारण क्या होगा, ये हमारा रॉड जो है वो घूमेगा। आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ, ये रॉड क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा। ये चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या होता है। बाकी आपको बेसिक चीजें तो पता लगी जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बतानी थी कि ट्राइक्शियल टेस्ट जो है बेसिकली क्या है, वो टेस्ट किसके लिए, जो अगर जो सैचुरेटेड सैंपल है उसके लिए सेट करने में जो है हमको टाइम भी ज्यादा लगता है। तो दैट इज वाई हम वेन शेयर टेस्ट की तरफ को आगे बढ़े कि यार हमारे को ये करना पड़ेगा। दूसरा, फील्ड में अगर जो मुझे मेजरमेंट करनी है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, बिकॉज इट इज, उसको सेटअप भी करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। दूसरा, जो ट्राइक्शियल टेस्ट है उसकी जो ऑपरेटर्स है वो भी काफी ज्यादा भारी है और एक्सपेंसिव तो है ही, वो चीज मैंने आपको बता रखी है। वहीं आगे जब मैं वेन शेयर टेस्ट की बात करता हूं तो वो बहुत ज्यादा फास्ट है, हमको जो भी रिजल्ट देता है ना वो फास्ट रिजल्ट देता है। दूसरा क्या है, इट इज पोर्टेबल, इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूं और बस एक छोटा सा परफॉर्म करना है मुझे टेस्ट और मुझे क्या पता लग जाएगा, जो भी उसकी स्पेसिफाइड उसकी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उन सब के बारे में मुझे पता लग जाएगा। अच्छा, ये चीजें तो आपको पता लगी। दूसरा, कोई भी सेंसिटिव क्ले की अगर मैं बात करूं, आप बोल रहे हो ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्टर्ब सॉइल हो जाएगी या फिर वो हो जाएगा। मान लेते कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, ठीक है, थोड़ा सा भी आपने डिस्टर्ब किया तो उसकी सेंसिटिविटी से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो टेम्पर हो जाएगी। तो सेंसिटिव क्ले के लिए जो बेस्ट माना जाता है ना कि जिसे आप मेजर कर सकते हो उसकी अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ, तो वो कहां से कर सकते हैं, हम वेन शेयर टेस्ट से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या है 3 पॉइंट्स जो मुझे बताने हैं कि वेन शेयर टेस्ट जो है बेसिकली वो पोर्टेबल भी है, क्विक भी है और उसका जो है अपरेटस भी है वो इतना ज्यादा बल्कि नहीं है एज कंपेयर टू ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट। दूसरा, एक्सपेंसिव भी नहीं है, इतना ज्यादा वो भी नहीं है। दूसरा, सेंसिटिव क्ले के लिए जो बेस्ट माना जाता है वो कौन सा है, दैट इज बीइंग नोन एज अ हमारा वेन शेयर टेस्ट। तो ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रैक्टिकली भी आप देखो तब भी आपको ठीक लगेगा कि यार वेन शेयर टेस्ट है, इसको फटाफट से ले आओ। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे ना कि फील्ड में अगर आपको सेंसिटिव क्ले की अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ बतानी तो कैसे बताओगे आप,
तो जो बच्चे बोलेंगे ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट, तो उन बच्चों को पहले इंटरव्यू में बोल दिया जाएगा कि जाओ भाई आप देखो, इतना बल्कि और इतना एक्सपेंसिव और सेंसिटिव क्ले आपको जो रियल स्ट्रेंथ मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। तो आप क्या बोलोगे, इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर जो वेन शेयर टेस्ट है जो डेवलप हुआ था 1948 में ट्रायक्सियल के बाद, इसीलिए हुआ था बिकॉज जो हमारा अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ है उसको फास्ट और रैपिडली अगर जो मुझे कैलकुलेट करना है तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेन शेयर टेस्ट। और बेस्ट भी माना जाता है सर कि सेंसिटिव क्ले जो है उनके लिए हम बेस्ट मानते हैं कि मेजरमेंट से अगर जो मुझे रियल अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ पता करनी है तो मैं वेन शेयर टेस्ट से वो पता कर सकता हूँ। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आप क्या जो इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो एज कम्पेयर टू जो अदर जो है लोग वो बस पढ़ी लिखाई बातें बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना कि कौन पहले आया था, क्यों आया था? तो इंट्रोडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी केस हो हमारा, ठीक है ना। वेन शेयर टेस्ट, अच्छा ये भी लिख देना यहाँ पे साथ में, तो आपके ध्यान में रहेगा। जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आप एकदम से ध्यान में रहेगा कि किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, ठीक है ना। AL वॉर्सलेव है ना, वॉर्सलेव बोलते हैं इसको, ठीक है ना।